नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। चित्रकूट के मऊ मानिकपुर से सपा प्रत्याशी वीर सिंह पटेल ने एक बार फिर से पलटी मार ली है। उन्होंने पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, अब एक बार फिर से उन्होंने मानिकपुर से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। वीर सिंह पटेल ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का आदेश सर्वोच्च है, इसी को देखते हुए वह चुनाव लड़ेंगे। सपा प्रत्याशी ने कहा कि उनका मकसद शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखना था। अब शीर्ष नेतृत्व के आदेश के मुताबिक उन्होंने कमर कस ली है। सपा उम्मीदवार वीर सिंह पटेल अथॉरिटी लेटर लेकर सपा कार्यालय लखनऊ से चित्रकूट के लिए रवाना हो गए हैं। वह सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि ददुआ के बेटे और पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल ने पहले चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने लखनऊ में सपा के ऑफिस पहुंचकर चुनाव न लड़ने की बात की थी। सपा ने उन्हें चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। उनका कहना था कि वह सपा के सिपाही हैं, वह पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन नई जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब एक बार फिर उन्होंने पलटी मार ली है। उनका कहना है कि वह मानिकपुर से चुनाव लड़ेंगे। खबर के मुताबिक सपा द्वारा मानिकपुर से वीर सिंह को टिकट दिए जाने का सपा नेताओं ने विरोध भी किया था। कहा जा रहा था कि मानिकपुर सीट से वीर सिंह पटेल के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह पटेल की दावेदारी और भी मजबूत हो गई थी। वीर सिंह अब मानिकपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि इस सीट पर बीएसपी ने बलवीर पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि 2007 में मायावती सरकार में वीर सिंह पटेल के पिता ददुआ का एनकाउंटर हुआ था। उनकी मौत को 14 साल बीतने के बाद भी चित्रकूट में उनके नाम पर सियासत जारी है। एक डकैत होने के बावजूद कुर्मी समाज में ददुआ की छवि का काफी असर माना जाता था। यही वजह है कि सपा ने ददुआ के बेटे और भतीजे दोनों को उम्मीदवार बनाया है। अब हम चलेंगे अपनी दूसरी खबर की ओर। यूपी विधान परिषद चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब इन चुनावों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। चुनाव के लिए 15 मार्च को नामांकन किया जाएगा। दरअसल इन चुनाव के समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। पहले जारी की गई अधिसूचना के आधार पर विधान परिषद चुनाव के लिए 3 और 7 मार्च को मतदान होना था, जबकि 12 मार्च को मतगणना तय की गई थी। पर अब कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आने के बाद विधान परिषद चुनाव होंगे। शनिवार को यूपी विधान परिषद के स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्रों के चुनाव में प्रेक्षक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजी गई आईएएस अधिकारियों की सूची को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने नामंजूर कर दिया है। आयोग ने राज्य सरकार को 50 अफसरों की नई सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने 1 फरवरी को अफसरों का पैनल आयोग को भेजा था। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने राज्य सरकार की सूची को अस्वीकार कर दिया है। आयोग के सचिव सौम्यजीत घोष ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर 50 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की दूसरी सूची उपलब्ध कराने को कहा है। कहा गया है कि सूची में वे अधिकारी शामिल नहीं किए जाएं जो विधानसभा चुनाव से जुड़े हैं। यदि वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की संख्या कम है तो जितने अधिकारी कम हैं उतने वरिष्ठतम पीसीएस अधिकारियों के नाम शामिल किए जा सकते हैं, बशर्ते वे विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी से न जुड़े हों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह पत्र शासन को भेज दिया है। अब हम चलेंगे अपनी अगली खबर की ओर, जो कि अमित शाह से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार में पलायन कराने वाले खुद पलायन कर गए। पूरे प्रदेश में कोई बाहुबली नहीं बचा है। यहाँ माफिया सिर्फ जेल में है, प्रदेश से बाहर है और सपा के प्रत्याशियों की सूची में दिखाई देते हैं।
उन्होंने कहा कि आज आजम खां कहाँ है, अतीक अहमद कहाँ है, मुख्तार अंसारी कहाँ है। अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या ये जेल में होते? अगर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनी तो ये जेल से बाहर होंगे। अमित शाह रविवार को गजरौला में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विधायक और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि यूपी का भविष्य बनाने का चुनाव है। चुनाव में एक तरफ जात पात की राजनीति करने वाले, दंगा कराने वाले और माफियाओं को संरक्षण देने वाले हैं, तो दूसरी ओर विकास को प्राथमिकता देने वाले। प्रदेश में जब बुआ भतीजा की सरकार थी तो यूपी पिछड़ा राज्य बना था। पिछले 5 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था देश में 7वें स्थान से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। अगर यहां भाजपा को दोबारा मौका मिला तो अगले 2 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था देश में पहले स्थान पर होगा। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र में 2004 से 2014 तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, जिसे सपा और बसपा का समर्थन प्राप्त था। इस सरकार में पाकिस्तान से कोई आलिया, मालिया और जमालिया आता था और हमारे जवानों का सिर काट कर ले जाता था। सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता था। केंद्र में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आई और उरी पर हमला हुआ तो हमारे जवानों ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों का सफाया कर दिया। मोदी सरकार ने दुनिया को यह संदेश देने का काम किया है कि हमारी सीमाओं की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। अगर किसी ने हिमाकत की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए देश में जब टीकाकरण शुरू हुआ तो अखिलेश ने इसका यह कहकर विरोध किया कि यह मोदी टीका है। 1 माह तक बोलते रहे और फिर डर के मारे टीका लगवा लिया। अगर उनकी बात पर विश्वास करके लोगों ने टीका नहीं लगवाया होता तो क्या कोरोना की तीसरी लहर से बच पाते? राजनीति करने के लिए जनता की जान जोखिम में डालने की कोशिश करने वाले यूपी का सीएम बनने का हक नहीं है। अमित शाह ने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास की जो गंगा बह रही है उसका फायदा अमरोहा जिले को भी हुआ है। सरकार ने तिगरी मेले को सरकारी घोषित करके सम्मान देने का काम किया। गंगा किनारे मेले आयोजित करने की अनुमति भी जल्द दी जाएगी। योगी सरकार नौगांवा सादात में ITI शुरू कराया। अमरोहा में पारंपरिक उत्पादों ढोलक और जैकेट को बढ़ावा देने का काम प्रदेश सरकार कर रही है, जिससे लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही कुछ राजनीति की खबरों को लेकर, कुछ चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।